So hello guys, this is the first video in the series called Filtering the Yojana, where I will be making concise compilations of the Yojana magazine, which is brought out by the Ministry of Information and Broadcasting and is highly recommended for civil services examinations. My motivations about making this particular video are two. पहला तो ये है कि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट होगा। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस तक मैं पहुँचा था, बट मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया। तो इस अटेम्प्ट में मैंने सोचा कि मैं योजना मैगज़ीन भी इंक्लूड करूँ अपने स्टडी मटेरियल में। बट जब मैंने उसका ऑनलाइन देखा कि कैसा उसका कंटेंट अवेलेबल है, सर्वे किया मैंने, तो मुझे देखने को मिला कि बहुत ही वास्ट, बहुत ही टाइम टेकिंग और बहुत ही ज़्यादा मंडेन तरीके से उसको कवर करने की कोशिश करी गई है बाय द डिफरेंट एजुकेटर्स। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ये अटेम्प्ट करता हूँ कि मैं एक छोट कंसाइज सा कंपाइलेशन बना पाऊँ, जिस जो कि उन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं बट इस योजना को पढ़ने का टाइम नहीं निकाल पाए। और दूसरा जो मेरा मोटिवेशन है वो ये है सिंपली कि ये खुद मेरे लिए भी एक ऐसे का प्रिपरेशन की तरीके से काम करेगा। जब मैं इसके फ्लो चार्ट्स और इसके फैक्ट्स, इसके जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको फिल्टर आउट कर रहा हूँ, तो ना ही वो मैं सिर्फ आप लोगों को दूंगा, बल्कि वो मेरे लिए भी अपने एसेज में एक यूजफुल कंटेंट की तरह काम आएगा। तो थोड़ा मैं आप लोगों को इस वीडियो का फ्लो बता देता हूँ किस तरीके से प्रोग्रेस होगा। सबसे पहले मैं ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दूंगा इस पर्टिकुलर इशू के बारे में। इस योजना के अप्रैल का जो इशू है इससे हम डील करने वाले हैं। इसके बाद थोड़ा सा एक ब्रीफ अंडरलाइन जो इसका करंट है इस मैगजीन का, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा मैं, ताकि आपको जिस्ट पता चल जाए कि क्या बात हो रही है इसमें। जिससे और इस जिस्ट में मैं बेसिकली कंसर्न्स क्या रेज्ड हैं इस मैगजीन में विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि वाटर कंजर्वेशन की मैगजीन है ये। और दूसरी ये चीज़ मैं कवर करूँगा कि इसमें कौन सी ऐसी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं सरकार की जो अभी इस समय अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। उसके बाद मैं एक जो मेरा मेन मोटिवेशन था इस वीडियो को बनाने का, उस चीज़ पे जाऊंगा मैं, जो कि है कि इस मैगजीन में से फिल्टर आउट करके जो मटेरियल है, जो आप डायरेक्टली आप अपने मेंस के एग्जाम्स में, जैसे कि जनरल स्टडीज़ का पेपर हो या चाहे ऐसे का पेपर हो, उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ की जो फैक्ट्स हैं, कुछ फ्रेजेस, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़ या कुछ इन्फोग्राफिक्स हैं जो आप डायरेक्टली इस कंटेंट से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इस इशू के बारे में बताता हूँ मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत। तो ये एक स्पेशल इशू है, मेंशन करा गया है इसके जो इसका कवर है उसमें मेंशन्ड है, एक स्पेशल इशू है। तो उसका मेरे हिसाब से मेन मोटिव ये है बताने का कि वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है आज के टाइम में हमारे लिए। जैसा कि कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 3 का जो मेन मोटिवेशन होगा, मेन रीज़न होगा, वो वाटर ही होने वाला है। तो उस हिसाब से एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है। इसके साथ ही साथ इस इशू में जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का इशू है, तो ऑब्वियसली बहुत हाई लेवल के लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। बट इस पर्टिकुलर इशू में भी उस रिलेटिवली भी ये जो कंट्रीब्यूशंस आए हैं वो काफ़ी एलीट लोगों के आए हैं। मिनिस्टर्स की मैं बात करूं तो इसमें जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति के, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है, उन्होंने लीड आर्टिकल लिखा है। एनवायरमेंटलिस्ट जैसे कि मैम सुनीता नारायण, जो कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक बहुत हाई लेवल एग्जीक्यूटिव हैं और चीफ एडिटर हैं डाउन टू अर्थ मैगजीन की, उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है। सेक्रेटेरिएट लेवल के जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं हमारी मिनिस्ट्रीज़ के, उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है। और जो यूनिसेफ और WHO के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इंडिया रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने भी कंट्रीब्यूट करा है। ये सारी चीज़ें मिलजुल करके इस इशू को एक काफ़ी स्पेशल इशू बनाती है। चलिए थोड़ा सा इनके कंसर्न्स के बारे में बात करता हूँ मैं आप लोगों से कि कौन से कंसर्न्स रेज करे गए हैं। तो शॉर्टेज का एक कंसर्न है मेनली जिसको उन्होंने टारगेट करा है, जिसमें ये जो नीति आयोग का आप लोगों ने हो सकता है सुना हो कि 2018 में जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट
कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इन्होंने निकाला था 2018 में। उसमें ये फैक्ट उन्होंने बताया था कि 70% वाटर ऑफ इंडिया इज कॉन्टेमिनेटेड। इसके साथ ही शॉर्टेज एक और तरीके से भी हो रही है कि हमारी जो डिमांड है वो धीरे धीरे करके सप्लाई के तरफ पहुंच रही है। तो ये जो 1123 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर्स फैक्ट दे रखा है, ये हमारा टोटल सप्लाई है एनुअली जो हमें अवेलेबल रहता है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो यूटिलाइजेबल क्वांटिटी होती है। और इसमें से 690 BCM सरफेस वाटर होता है और 433 BCM ग्राउंड वाटर होता है। तो अब इसके अलावा एक फैक्ट और मेंशन किया गया है इसमें, वो ये है कि अभी तो हमारी डिमांड जो है अभी इस 1123 वैल्यू से कम है, बट 2050 तक हमारी डिमांड इसको क्रॉस करके 1180 BCM तक पहुंच जाएगी, जो हमारे लिए एक बहुत टफ सिचुएशन हो जाएगी। तो उसको अवॉइड करना हमारे बेस्ट इंटरेस्ट्स में। दूसरी चीज़ जो इसमें एक कंसर्न है रहता है वाटर के अराउंड, वो ज़्यादा हम लोग बात नहीं करते इसके बारे में क्योंकि बहुत ऑब्वियस नहीं है, बट सोशल इनइक्विटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं वाटर से रिलेटेड कोई भी अगर टॉपिक है। तो आप जैसे इस फोटो में देख सकते हैं कि जो काम रहता है पानी लाने का, जहाँ पर कि अवेलेबल एक्सेस नहीं है पाइप वाटर की, वो ऑलमोस्ट एंटायरली औरतों पे रहता है। किसी भी एज की, ऐसा नहीं है कि ओल्ड मिडिल एज या ओल्डर एज वुमेन या यंग जो आउट ऑफ स्कूल वुमेन है उन्हीं को करना है। सारी जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं उनको भी जाना पड़ता है वाटर लाने, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई का जो टाइम है उस पर बहुत हाई लेवल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सट्रैक्ट होती है। और इसके साथ ही पानी से रिलेटेड एक इंसीडियस इशू है जो है कास्ट सिस्टम का। हम सबको पता है कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर बहुत एक डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं लोअर कास्ट के जो हमारे भाई बहन हैं, कि उनको जो गांव का कुआं होता है या गांव का तालाब होता है या और किसी भी तरीके का जो सोर्स रहता है उसमें डायरेक्टली उनको यूज करने की मनाही है। तो उस वाले इशू को भी इन्होंने इस पर्टिकुलर योजना के एडिशन में इन्होंने कवर करा है। इसके बाद एक बहुत कॉमन सा जो लिंकेज रहता है वाटर से रिलेटेड, वो है हेल्थ का। तो ऑब्वियसली 5 तरीके की ऐसी वाटर बॉर्न डिजीजेस होती हैं जो कि कंटामिनेटेड वाटर से फैलती हैं, जैसा आप देख सकते हैं कि टाइफॉइड है, डायरिया, हेपेटाइटिस, ये सारी इन्होंने एड्रेस करी हैं। एक एक जो थोड़ा यूनिक तरीके का कंसर्न इसमें रेज करा गया है, अपार्ट फ्रॉम सोशल इनइक्विटीज जैसा मैं बात कर रहा था, तो वो है कि गवर्नेंस स्ट्रगल्स क्या हम फेस करते हैं वाटर मैनेजमेंट में। तो इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट जो मैम सुनीता नारायण, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था, उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं, कि इंडिया में वाटर गवर्नेंस में देर आर फ्रैक्चर्ड लैंड एंड वाटर ब्यूरोक्रेसीज। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेसी मतलब है एक गवर्नमेंट एजेंसी, पब्लिक सर्विस एजेंसी। तो वाटर जैसे कोई तालाब है तो उस तालाब से डील करने के लिए एक अलग एजेंसी है। उसके सराउंडिंग जो लैंड है, जो कैचमेंट एरिया है, उससे डील करने वाली एक अलग एजेंसी है। उसके अराउंड जो मान लीजिए कुछ इकोलॉजी है वहाँ पर कि पेड़ पौधे लगे हुए हैं, या फिर किसी तरीके की वाइल्ड लाइफ वहाँ पे सबसिस्ट कर रही है, तो उसके लिए एक अलग ब्यूरोक्रेसी है। तो इस तरीके की वजह से एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट नहीं है जो हम इंडिया में देखते हैं वाटर गवर्नेंस। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है जो रेस करी गई है इस इशू में। और एग्रीकल्चर के बारे में तो आप लोग समझते ही हैं कि पानी के बिना एग्रीकल्चर करना एक इम्पॉसिबिलिटी है। और जैसा कि हम इस पाई चार्ट में देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 89% ऑफ सरफेस वाटर एंड 92% ऑफ ग्राउंड वाटर इज यूटिलाइज्ड ओनली बाय द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो जिस भी तरीके का इम्पैक्ट पानी पे रहेगा, उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे दिखना स्वाभाविक है। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगा जो कि मेंशन करी गई है इस योजना एडिशन में, वो ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से देर इज गोइंग टू बी मोर रेन बट ऑन लेस रेनी डेज। इसका मतलब है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्क्यूड होने वाला है, जिसकी वजह से जो हमने फसल लगा रखी है, जो हमारा स्टैंडिंग क्रॉप है, उसमें ये खतरा है कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो इस तरीके से ऐसे तबाह हो जाए। तो ये एक इशू इससे कंसर्न है।
तो कुछ अब मैं फ्लैगशिप स्कीम्स को एड्रेस करूंगा जो इस पर्टिकुलर इशू में कवर्ड है। जैसे ये जल जीवन मिशन की मैं बात करता हूँ, तो जल जीवन मिशन एक ऐसा वो फ्लैगशिप स्कीम है जो कवरेज ऑफ हाउस होल्ड्स, बेसिकली वो पाइप्ड वाटर को आप अ, किस तरीके से सारे हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करने वाले हैं, रूरल हाउस होल्ड्स को, वो कवर्ड है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है क्वांटिटी कितनी देने वाले हैं उस पानी की, वो इस कवर्ड है। 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे का क्वांटिटी है। ये सब मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा अलग से फैक्ट्स में। और क्वालिटी जो रहती है उस पानी की, वो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नॉर्म्स हैं उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने का एम है जल जीवन मिशन का। लोगों से बात करना चाहूँगा वो है अटल भूजल योजना के बारे में, जो एक 2019 में शुरू करी गई एक इम्पोर्टेंट ग्राउंड वाटर रिलेटेड स्कीम है। ये अभी जैसे कि जल जीवन मिशन तो पूरे इंडिया, ऑल पैन इंडिया कवरेज था उसमें, बट इसमें सिर्फ 7 स्टेट्स में अभी ये स्कीम लॉन्च करी गई है अटल भूजल योजना की। तो अगर ये मैं कौन से 7 स्टेट्स हैं, मैं किस तरीके से आप लोग याद करेंगे उस तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँ आपको, तो वो सबसे आसान तरीका है, आप ऐसे समझ लीजिए कि जो इंडिया के 6 लार्जेस्ट स्टेट्स हैं बाय साइज, नॉट बाय पॉपुलेशन बट बाय साइज, जो कि हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। ये 6 स्टेट्स कवर्ड हैं। और उसके अलावा एक हरियाणा स्टेट है जो कवर्ड है। इन 7 स्टेट्स में ये ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम अटल भूजल योजना चलाई गई है। तीसरी स्कीम जो बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी समय से इम्पोर्टेंट रही है, वो है स्वच्छ भारत मिशन की। बट इसमें डिफरेंस ये है कि ये 2.0, ये वर्जन 2 आ गया है इसका। फर्स्ट वर्जन तो हमको सबको पता है कि ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस अचीव करने में बहुत कंट्रीब्यूट करा है उसने। तो अब जो सेकेंड नेक्स्ट वर्जन है इसका, वो किस चीज़ की तरफ टारगेट करता है, वो है कि ये जो ओडीएफ स्टेटस हमने अचीव करा है, उसको हम मेंटेन कैसे करते हैं, सस्टेन कैसे करते हैं आगे चलते हुए। क्योंकि सिर्फ अचीव करना ही नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि बिहेवियरल चेंज लाना जिससे कि ये सस्टेन करा जा सके। दूसरी चीज़ जो इसमें दूसरा कंपोनेंट है, वो है इसका सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी है उसको किस तरीके से हम बिल्ड करें रूरल एंड अर्बन एरियाज में। और उसका फ्यूचर प्लान भी इन्होंने मेंशन करा है। वो है कि जो हमने सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करी, वो जो हमने वेस्ट कलेक्ट करा है उसको मैनेज तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन किसी तरीके से अगर हम उससे प्रोडक्टिव एनर्जी निकाल सकें तो फिर क्या ही बात है। इसके लिए गोबर धन योजना करके एक स्कीम भी चल रही है, उसके साथ डवटेल करने का इनका प्लान है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को। ये गोवर्धन योजना के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ये जो BAR इसमें मेंशन्ड है, ये है बायो एग्रो रिसोर्स। तो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्स है, जैसे स्टबल हो गया या आपका मैन्योर और ये सारी चीज़ें हो गई, जो वेस्ट हो जाता है या जलाना पड़ता है, उसको उसके ऊपर टारगेट है इस पर्टिकुलर स्कीम का अभी तक का, जिससे कि वेस्ट को हम एनर्जी में, प्रोडक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। जो लास्ट स्कीम इसमें इन्होंने कवर करी है वो है जल शक्ति अभियान की। तो ये पर्टिकुलर स्कीम इस वजह से तो इम्पोर्टेंट है ही कि ये एक सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट स्कीम है, बट इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2020 मेंस में इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर। तो थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका कवरेज भी लाइक अटल भूजल योजना होलिस्टिक नहीं है। इससे 256 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया की जिन उनमें कवरेज है, और वो भी पूरे तरीके से नहीं। उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो स्ट्रेस्ड ब्लॉक्स हैं, स्ट्रेस्ड का मतलब है कि जहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल्स जो हैं वो क्रिटिकल या सेमी क्रिटिकल स्टेज में पहुंच चुके हैं, सिर्फ उन एरियाज में कवर करा है अभी। 2 फेजेस में ये एग्जीक्यूट हुई है। जुलाई सितंबर 2019 में फर्स्ट फेज था इसका। और अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो ये वो टाइम है जब हमारे देश में साउथ वेस्ट मानसून का आगमन रहता है। और दूसरा फेज जो था वो है अक्टूबर नवंबर का, जबकि हमें नॉर्थ ईस्ट मानसून देखने को मिलता है हमारे देश के कुछ हिस्सों में। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट का एग्जाम्पल भी मेंशन करा गया है।
जालोर डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे राजस्थान स्टेट में, उसमें वहाँ के कुछ विलेजर्स ने अपने जो लोकल पॉन्ड था उनका, जो फार्म पॉन्ड था उनका, उसको उन्होंने इस स्कीम के तहत ही डीपन करा और उसको क्लीन करा, और अब वो बहुत एक सस्टेनेबल स्टेज में पहुंच चुका है और उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करा जा रहा है। इसके थोड़े से मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि इसके फ्यूचर के बारे में इन्होंने क्या मेंशन करा है। जल शक्ति अभियान भले ही 2020 में नहीं कर पाए, क्योंकि कोविड 19 के इम्पैक्ट की वजह से, बट आगे चलते हुए ये सारे जो हमने गेन्स अचीव करे उनको कंसोलिडेट करने का प्लान है। डिजिटाइज कैसे करेंगे, हमने जो एसेट्स क्रिएट करे हैं हम उनका एक कैसे डेटाबेस बनाए ताकि उनको मॉनिटर हम आसानी से कर पाए। दूसरी चीज़ कि कम्युनिटीज़ से हम कैसे श्रमदान श्रमदान का मतलब है कि आप कैसे उनसे वॉलंटरीली एफर्ट करवा पाए, वो कंट्रीब्यूट कर पाए वाटर मैनेजमेंट में, तो उसको टारगेट करने का प्लान है। और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाने का प्लान है। अब मैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अब मैं थोड़ा आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल दूंगा। मैं इसमें ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सी चीज़ है। आप लोग इसको डायरेक्टली इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप लोग मेरे को बता दीजिए, तो मैं आप लोगों को अलग से ये प्रोवाइड करवा दूंगा स्लाइड्स। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा अगर आपको ऐसी कोई नेसेसिटी होती है तो। तो इसमें कुछ ये एक चीज़ मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि ये फैक्ट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो इशू है ये योजना मैगजीन का है। तो वो जितने भी फैक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे उसकी डिस्प्यूटेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। आप उसको कहीं भी यूज़ करिए, कोई किसी के मजाल नहीं है कि वो आपको क्वेश्चन करेगा। तो इस वजह से, क्योंकि फैक्ट्स का तो हमारे पास सागर रहता है, लेकिन कौन से फैक्ट्स हम यूज़ करें ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी फैक्ट्स आप यूज़ करेंगे तभी आप लोगों का काम बनेगा। अब कुछ फ्रेजेस, कुछ एग्जांपल्स, कुछ केस स्टडीज़ हैं जो कि आप लोग डायरेक्टली अपने एसेज या मेंस के आंसर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मतलब मेंस में तो आप मतलब जनरल स्टडीज़ के पेपर में आप ऐसे तो नहीं यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा, बट आप इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स में एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाने के लिए और एक थोड़ा आपका लैटरल थिंकिंग दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं। एक मैं आपको एक मसलन मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि एक जैसे है, रेन इज़ डिसेंट्रलाइज्ड सो इज़ अ डिमांड फॉर वाटर, कैप्चर इट वेयर इट फॉल्स। तो ये एक बहुत अच्छा कोट है जिसको आप वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं कि कैसे, क्या लॉजिक है वाटर हार्वेस्टिंग का और क्यों हमें करना चाहिए ये। ऐसे ही करते हुए एक और मैं आप लोगों को से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ये है कि एक्सेस टू वाटर इज एक्सेस टू एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी छोटी बच्चियां हैं हमारे रूरल एरियाज में, उन लोगों को पानी की किल्लत की वजह से अपने स्कूल को छोड़ना पड़ता है, ड्रॉप आउट करना पड़ता है, या अगर वो नहीं भी ड्रॉप आउट करती तो काफ़ी टाइम उनको अपना बाहर स्पेंड करना पड़ता है पानी लाने के लिए दूर दराज इलाकों से। तो अगर हमने किसी तरीके से एक्सेस डायरेक्टली टू होम प्रोवाइड कर दी, तब वो जो टाइम उसमें इन्वेस्ट हो रहा है, इट कैन बी इन्वेस्टेड इनटू मच मोर प्रोडक्टिव वेंचर्स। अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए वो यूटिलाइजेशन करा जा सकता है उस टाइम का। और एक गोवा सक्सेस स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि गोवा पहला ऐसा स्टेट है कंट्री में जिसने 100% कनेक्टिविटी टू ऑल हाउस होल्ड अचीव कर लिया है। ऑल से मेरा मतलब है अर्बन एज वेल एज रूरल। मतलब अभी तक तो सिर्फ रूरल की बात कर रहे थे हम जल जीवन मिशन में, बट कि अब इन्होंने अर्बन हाउस होल्ड्स को भी सबको पाइप वाटर एक्सेस प्रोवाइड कर दिया। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। और इसको अचीव करने का जो इनको मोटिवेशन मिला या किस तरीके से ये कर पाए, वो है कि इन्होंने अपना जो उस राज्य का जो हेल्थ एक्ट था, स्टेट हेल्थ एक्ट है उनका, उसके तहत इन्होंने हेल्थ ऑफिसर को सुपरिंटेंडेंस प्रोवाइड करवा दी अपने स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऑफिसर को। इससे क्या हुआ कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई स्टेट पीडब्ल्यूडी ऑफिसर की कि भैया तुम हम हेल्थ ऑफिसर की बात सुने
और अगर काम नहीं हुआ कि हमने कनेक्शन नहीं प्रोवाइड करे हाउस होल्ड्स को, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके चलते काम बहुत एक इंटीग्रेटेड तरीके से हुआ और बहुत टाइम बाउंड तरीके से हुआ, और 100% कनेक्टिविटी हमको देखने को मिली। तो ये चीज़ जो है वो आप लोग अपने एग्जाम्पल एज अ केस स्टडी यूज कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे इन्फोग्राफिक्स हैं, मैं बहुत ब्रीफली आप इससे गो थ्रू करूंगा। और ये सारा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सारा जो कंटेंट है ये सब जितना हद तक हो सके मैंने योजना मैगजीन से ही लिया है। थोड़े बहुत मैंने गैप्स भरने के लिए मे बी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन डाल दी हो, बट वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आप लोग बेझिझक इसको एग्जाम्पल्स की तरह यूज कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर राइटिंग में या ऐसे राइटिंग में। तो जल शक्ति अभियान के कंपोनेंट्स इसमें इस इंफोग्राफिक में बता रखे हैं। जल जीवन मिशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो उसके बारे में बता रखे हैं। इसमें ये जो आई मिस लिखा हुआ है, इसका ये बेसिकली आपका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वही डेटा बेसिंग की बात है। ये कृषि से सिंचाई योजना जो कि इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए देश भर में उसके लिए चलाई जा रही है, उसके 4 कंपोनेंट्स जो हैं उसके बारे में बताया हुआ है। स्ट्रक्चर अवेलेबल है जिसकी बात मैंने करी यहाँ पे। ये चीज़ क्या किस तरीके के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये 5 तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी मदद से हम जो भी सॉलिड लिक्विड वेस्ट जनरेट हो रहा है हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ में, कॉमर्शियल एरियाज़ में, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये 5 तरीके हैं। कंपोस्ट पिट्स हो जाएंगी, सोक पिट्स हो जाएंगी, मतलब जो आपका खराब में वेस्ट वाटर है उसको आप सोक करवा दीजिए, तो वो एज अ मैन्योर भी काम करेगा क्योंकि फिल्टर करके जाता है सारा पानी हमारे ग्राउंड वाटर में। फिर वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, एक तरीके का सेडिमेंटेशन करके सेपरेट करने के लिए, पानी को क्लियर करने, डिकॉन्टामिनेट करने के लिए। बायोगैस प्लांट्स हम क्रिएट कर सकते हैं जो वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्टिविटी दें हमको। फिर मटेरियल रिकवरी प्लांट्स भी एक तरीके से एक सर्कुलर इकोनॉमी का ही कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप लोग जितना हो सके वेस्ट से प्रोडक्टिव चीज़ें निकाल पाए। जैसे कि कोई अगर आपका बायो एग्रो वेस्ट है तो आप उससे ना ही सिर्फ एनर्जी बट आप उससे मैन्योर भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके की आप मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन करना ऑब्जेक्टिव है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। अब नमामि गंगे जो 2009 से वैसे तो चलता आ रहा है स्कीम, बट रीवैम्प करी गई थी पिछले 2015 2014 में। तो उसके 4 कंपोनेंट्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अविरल गंगा है, निर्मल गंगा है, जन गंगा है एंड ज्ञान गंगा है। अविरल गंगा का मतलब ई फ्लो नॉर्म्स को मेंटेन करना है। ई फ्लो नॉर्म्स का मतलब होता है कि किस तरीके से हम उस रिवर का इकोलॉजिकल फ्लो मेंटेन कर पाए। इकोलॉजिकल फ्लो से तात्पर्य ये है कि उस नदी में कितना फ्लो रहे, कितना मिनिमम फ्लो रहे, जिससे कि उसके अंदर की इकोलॉजी, जो हमारे प्लांट्स हैं या हमारा जो फौना है, मरीन मतलब रिवराइन फौना है हमारा, वो किस तरीके से सस्टेन किया जा सके। तो उसको मेंटेन करने का ऑब्जेक्टिव है अवेरल गंगा का। और ज्ञान गंगा तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, निर्मल गंगा भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जन गंगा से तात्पर्य ये है कि जन भागीदारी हम किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर पाए इस स्कीम में। तो उसके लिए हम एनएसएस जो नेशनल सोशल सर्विस है, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर है, या गंगा मित्रास जैसे ग्रुप्स का यूज़ करा गया है। और ये एक बहुत अच्छा मेरे को इंफोग्राफिक लगता है कि विमेन सेंटर्ड वाटर मैनेजमेंट क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्रोक्योरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पानी की, वो सारी औरतों के शोल्डर्स पे गिरती है। तो उस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए हमको विमेन सेंटर्ड वाटर मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर जो कि 89 to 92% वाटर यूज़ करता है, जो मैंने आप लोगों को उस पाई चार्ट में दिखाया भी था पहले, उसका उस एग्रीकल्चरल सेक्टर में 60% जो प्रोडक्टिव वर्क हो रहा है वो औरतें कर रही होती हैं।
इस वजह से भी बहुत सिग्निफिकेंट है कि हम औरतों को साथ लेकर के चले वाटर मैनेजमेंट में। और ड्रॉप आउट रेट्स भी हमको बहुत देखने को मिलते हैं, जहाँ सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल होती हमारी छोटी बच्चियों के लिए स्कूल्स में, तो ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनको अब फिर से अपनी एजुकेशन त्यागनी पड़ती है। और अगर कोई आदमी या औरत ऐसे बीमार भी हो जाता है तो उसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अ, औरतों पे ही गिरती है किसी भी हाउस होल्ड में। इससे इसका मतलब है कि कोई भी पॉलिसी बनेगी वाटर मैनेजमेंट की हमारे देश में, वो उसको सस्टेनेबल और स्केलेबल होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वुमेन सेंटर्ड। तो थैंक यू फॉर स्टिकिंग अराउंड, और आप लोगों ने ये वीडियो देखा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड कमेंट मैं आप लोगों से लेना चाहूँगा फीडबैक कि ये कैसा लगा आपको और क्या चेंजेस मैं ला सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। तो आप लोग प्लीज़ इसमें एक्टिवली कमेंट करिए और बताइए किस तरीके से इस कंटेंट को मैं और डेवलप कर सकता हूँ। थैंक यू।